आज एक नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एक नई सीरीज का हम आगाज कर रहे हैं और जिसका आज पहला एपिसोड होगा, जहां पर नौजवान बच्चों और बच्चियों की जो शादीशुदा गैर शादीशुदा हैं उनके ताल्लुक से बात की, मनशियात के ताल्लुक से बात की, ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुए के ताल्लुक से बात की, मुबसरीन की राय ली, मेहमानों को इस प्रोग्राम में दावत दी। आज यहां से एक नई सीरीज के तहत हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ा और संगीन मसला बनने वाला डिप्रेशन या जो जहनी मर्ज है, इस वक्त परेशानी है, बड़ा मुसीबत दोनों खितों के अंदर आप कह सकते हैं कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, ख़वातीन जिनमें मुअम्मर ख़वातीन भी हैं या बुज़ुर्ग कह लीजिए, तमाम ऐसे लोग जो मुख्तलिफ उम्र की ज़ुमरों में आते हैं, 40 साल, 25 साल या फिर 50 साल से ऊपर भी नौजवान। और यहाँ तक कि हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई हैं कि जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में 15 साल से 19 साल के दरमियान जाने वाले बच्चे और बच्चियां भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में डिप्रेशन पर कई रिपोर्ट्स आई और यही वो डिप्रेशन जो इन्हीं रिपोर्ट से तस्दीक होती है, आधिकारिक पुष्टि होती है कि कई बीमारियों के असल में डिप्रेशन ही जड़ है। बुनियादी तौर पर पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी हज़ारों लोग जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जब आप उन बीमारियों की जड़ को निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं या जो कॉजेज़ हैं डिप्रेशन के उनको जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है कि इस बीमारी के पीछे, इस मर्ज़ के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है वो डिप्रेशन है। इसी ताल्लुक से आज बात करेंगे। एक ख़ास मेहमान भी डॉक्टर यासिर आतिफ साहब थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अहम तरीन सवालात हैं जो आप लोग हमसे पूछा करते थे, कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, लेकिन एक छोटा सा प्रोमो का हिस्सा जिसमें आप ये देखेंगे कि असल सवाल क्या है, और रोज़ाना बुनियादों पर इस खास किस्त में आप तक कुछ अहम तरीन मेहमानों के सवाल और जवाब भी पहुँचेंगे। डिप्रेशन बना एक संगीन मसला, जज्बाती और जिस्मानी मसाइल से नौजवान दो चार। कश्मीर में 41% से जायद बालिग अफराद डिप्रेशन के शिकार। मरकजी खित्ते में खुदकशी की कोशिशों में नुमाया इजाफा। बेवाएं, यतीम, माजूर अफराद और स्कूल जाने वाले बच्चे डिप्रेशन का शिकार। क्या है मुश्किल का हल? देखिए प्रोग्राम सलाम जेके रोजाना सुबह 9:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी इशफाक, डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि मामला डिप्रेशन का है और डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो तनाव, जहनी तनाव, ये एक ज़माना था, जो एक रिसर्च हमारे पास जो थी वो ये थी कि एक ज़माने में एक बुज़ुर्गों को हुआ करता था, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे सामने है वो स्कूल गोइंग, प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक, हमारी ख़वातीन तक, माएँ बहनें इस दलदल का शिकार है, इस बीमारी का शिकार है। क्या वाकई तौर पर यह बीमारी ऐसी है जिसका इलाज ज़रूरी करना है, और क्या इसका इलाज है, कैसे ये किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर में हर महाज पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सूरत हाल कुछ अलग ही नज़र आती है। जब सेहत को देखते हैं और अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि यहाँ से डिप्रेशन का शिकार, इसको डिप्रेशन हो गया है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसे अल्फाज हो गए हैं जो हर जुबान पर है। कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करें और वाकई तौर पर डिप्रेशन होता क्या है, क्या इसकी अलामतें हैं? देखें गौर साहब, पहले ये समझना है कि ये डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ कश्मीर में नहीं, वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि ये बढ़ते जा रहे हैं ये ना प्रॉब्लम्स। तो पर्टिकुलरली जो कोरोना के बाद, कोविड के बाद कुछ ज्यादा इसका देखा गया कि प्रेवलेंस बढ़ गई, लगभग 25-30% प्रेवलेंस बढ़ गई इसकी। तो अब बात अगर करें कि ये है क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्चुअली हम डे टू डे लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो डिप्रेस्ड है, यू टू डिप्रेस्ड, कुछ डिप्रेस्ड, मगर वो जो डिप्रेशन जो हम आम तौर यूज करते हैं वो एक इमोशन है। वो नॉर्मली भी कभी इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, जैसे किसी बच्चे को एग्जाम का स्ट्रेस है, ठीक नहीं रह रहा है उसका, तो वो कभी कभी परेशान हो जाता है, या किसी के यहाँ कोई गुजर जाता है तो वो ग्रीफ रहता है, वो डिप्रेस रहता है, लेकिन आहिस्ता डिप्रेशन से निकलता है। लेकिन जब ये इमोशन, ये सैडनेस जिसको हम कहते हैं, ये ज्यादा देर रहे, बहुत देर तक, लगभग हमारे हिसाब से जो क्राइटेरिया जिससे हम डायग्नोज करते हैं किसी इलनेस की, अगर
लगभग 3 हफ्ते या 1 महीने ज्यादा रहे सैडनेस, और उसके साथ सैडनेस के साथ डिप्रेशन के साथ उसका मन ना लगे किसी काम में, कोई चीज अच्छी नहीं लगे, या उसके साथ उसका जो खाना पीना है वो उसमें तब्दीली आए, वो बहुत कम खाने लगता है, उसकी एपेटाइट कम हो जाता है, या उसकी स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट स्लीप, कि उसकी नींद पे असर पड़ता है, वो बहुत कम सोता है फिर, या उसमें वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जैसे सेंस ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, बेबसी, या ये वर्थलेसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। या कभी कभार जैसे आपने अभी अपने इसमें वीडियो में दिखाया कि सुसाइडल इंटेंशंस बढ़ जाते हैं, सुसाइडलिटी बढ़ती है। तो ये जब चीजें हो तो ये हम इसको फिर लेबल करते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गया। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब ये इलनेस एक बीमारी की शेप लेती है। डॉक्टर यासिर साहब, ये जो हम कहते हैं कि डिप्रेशन असल में तमाम बीमारियों की जड़ है, क्या सही है ये तासुर जिस हिसाब से दिया जाता है? और वाकई में जज्बाती और जो जिस्मानी मसाइल हैं, फिजिकल इश्यूज हो जाते हैं, इसकी इन सारी चीज़ों का जो परेशानी है, बेसिक जो जड़ है, वो डिप्रेशन ही माना जाए? अगर डिप्रेशन ठीक तो इंसान ठीक? देखिए, डिप्रेशन जो है जैसे मैंने कहा कि एक मेंटल इलनेस है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन और बॉडी का एक लिंक है। अगर आपका ब्रेन ठीक नहीं है, आपका ब्रेन डिप्रेशन में बेसिकली फंक्शनिंग उसकी ठीक नहीं रहती है। डिप्रेशन आता कहाँ से? ये ब्रेन से, बेसिकली ब्रेन हेल्थ खराब हो जाती है। और जब ब्रेन हेल्थ ब्रेन जो है आपके बाकी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो जब ब्रेन हेल्थ ही नहीं ठीक रही डिप्रेशन में, तो आपका जो बाकी फिजिकल ये जो आपकी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल हेल्थ, उस पे भी असर करता है ये। फिर अगर डिप्रेशन बहुत देर रहे, ये देखा गया है रिसर्च में, तहकीक में देखा गया है कि फिर ये एक गेटवे बन जाता है। ये इट ओपन्स गेट्स फॉर टू अदर मेडिकल इलनेसेस। लाइक अगर हम देखें बहुत देर तक डिप्रेशन रहे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये चीजें भी हो सकती, फिर ऐसे लोगों में ये चीजें भी हो सकती है। इसका लिंक इमीडिएटली देखा डॉक्टर गया साहब, है कि फिजिकल अब हम इलनेसेस के घरों में साथ ये है। सारी चीजें देख रहे हैं, तो इमीडिएटली क्या कुछ किया जाए? रेमेडीज क्या कुछ हो सकती है जो ली जा सके ताकि ये सिस्टम थोड़ा सेट हो जाए हमारे घरों के अंदर? देखिए, पहले तो समझना है कि डिप्रेशन एक एक यहाँ एक सोशल स्टिग्मा है। हमारे यहाँ के दुनिया भर में देखा गया कि एक स्टिग्मा है एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ। तो उस स्टिग्मा को ब्रेक करना है पहले। क्योंकि जब ये जब डिप्रेशन जब इंसान को शुरू शुरू में होता है, तो अगर शुरू शुरू में ही पहले ही वो हेल्प सीख करे, तो जस्ट टॉकिंग थेरेपी जिसको हम कहते हैं, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, उससे ही ये डिप्रेशन ठीक हो सकता है। फिर दवाइयों की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, जो एक है, हाँ, उसमें एक मतलब वो बैरियर करता है, मतलब इट एक्ट्स एज अ बैरियर, कि जी। वो फिर ये इलाज के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, और तब तक ये डिप्रेशन की सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए है कि अगर आपको लगे कि ऐसे अलामतें हैं, तो जो ही मतलब इंसान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंसान को जस्ट अगर अपने घर वालों के साथ भी वो शेयर करे अपनी फीलिंग्स, जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेट करे अपनी फीलिंग्स, उससे भी ठीक रहेगा, उससे वो भी ठीक रहेगा इंसान के लिए। और उसके बगैर दुनिया मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन ही बाकी एंजाइटीज भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना, जो हमने कोविड में बहुत बार कहा कि एक रूटीन सेट। क्योंकि रूटीन, अगर हम रूटीन सेट करते हैं, तो दिमाग एक जो है वो बहुत ही एक्टिव रहता है इंसान का। तो उसमें फिर वो बोर्डम आने के चांसेस कम हो जाते हैं, नेगेटिविटी चांसेस कम आने के चांसेस कम होते हैं। तो फिर वो इंसान को प्रिवेंट करता है किसी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार होने का। उसके अगर बगैर फिजिकल एक्टिविटीज, जी, अगर किसी अगर हम नौजवान का, फिजिकल एक्टिविटी यासिर साहब, रखें, पता मतलब लगाना हो, अलामात क्या इसकी जाहिर होती हैं? कैसे कंफर्म हो कि कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है, मेंटल इलनेस से गुजर रहा है? अगर वो कुछ बता भी नहीं पा रहा है, कुछ जाहिर भी नहीं कर रहा, तो अलामात क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले? घर वालों को ऐसे पता चल सकता है कि ऐसा बंदा बिल्कुल चुप चुप बैठेगा,
मतलब ज्यादा बात नहीं करेगा, उसकी पर्सनालिटी जो उसकी हो, जो नॉर्मल पर्सनालिटी में चेंज आएंगे, उसके रहन सहन में चेंज आ सकते हैं, वो अलग थलग रहेगा, बहुत कम बातें करने लगेगा, या बहुत ही उसकी उनके 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 मतलब वो ऐसे मतलब ऐसी बातें करेगा कि मायूसी की बातें, लाचारी की बात है, हेल्पलेसनेस की बात है, या कभी कभार वो इंडिकेटर भी देता है कि जैसे कि कभी कभार वो बोलेगा इससे बेहतर है मरना, डेथ विश जिसको हम कहते हैं, या कभी कभार इनडायरेक्ट वो इंडिकेटर्स देता है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ चीजें लिखते हैं जो इंडिकेट करती है प्रेस, मतलब कुछ चीजें लिखेगा जिस कंटेंट ऐसा उतनी होगा कि इंसान लगे डिप्रेस्ड है, तो कुछ आपको पता चल गया उसका खाने का जो जी। खाना पीना कम होगा, या वो बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसमें, तो कुछ अलामतें ऐसे हैं जो आप पिक कर सकते हैं कि जिससे आपको पता अच्छा चलेगा डॉक्टर साहब, कि ये एक आखिरी डिप्रेस्ड है। चीज जो आज हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये भी है कि एज ग्रुप, पहले तो ये था कि बुजुर्ग हुआ करते थे, नौजवान हुआ करते थे, लेकिन अब जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि जनाब बच्चे भी इस डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि आप बराह रास्त लोगों से मिल रहे हैं, इनका इलाज मुआवजा करें। क्या ये बात सही है कि एंटायर जम्मू कश्मीर, पूरे मुल्क की सिचुएशन तो अलग है, मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से जब देखता हूँ तो यहाँ पर भी इसका शिकार है, नौजवान भी शिकार है, बुजुर्ग भी शिकार है, बेटियां भी है? देखिए, अगर हम मेडिकली देखें, मेडिकल हमारे हिसाब से जो ये डिप्रेशन है यूजुअली यंग अडल्ट्स में ही शुरू होता है, ये इसी एज पे, ये एज ग्रुप जो है यही वनरेबल ज्यादा एज ग्रुप होते हैं डिप्रेशन के, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के, जी। क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसी एज ग्रुप है जहां पे इनका जो ब्रेन है डेवलप हो रहा होता है, और इस फेज में अगर कोई मामूली भी स्ट्रेस हो, वो एकेडमिक स्ट्रेस हो या कोई और स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस हो, तो इसका बहुत असर पड़ता है इनके जहन पे, तो उसका बहुत मतलब ये जो बच्चों के जो बात कर रहे हैं कि बच्चों में ही जो ज्यादा बच्चे ही वनरेबल होते हैं, अगर देखा जाए कि इन मेंटल हेल्थ इश्यूज के 50% ऑफ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो इसी एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर यासिर आतर साहब ज्वाइन करने के लिए। वाहिद नफ्सियात थे हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ेंगे बात, चूंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आने वाले दिनों में हम मजीद मेहमानों के साथ बात करेंगे, आपके भी जो सवालात हैं वो हम तक आते रहें, और हमारी हेल्पलाइन नंबर्स, जो नंबर्स ऑलरेडी हमने जारी कर दिए हैं, उस ताल्लुक से भी आप अपडेट कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बात जब डिप्रेशन की, एंजाइटी की, परेशानियों की हो रही है, तो एक बड़ा तबका खित्ते के अंदर इस वक्त मुतासिर भी हुआ है कुछ फैसलों से और परेशानी से गुजर भी रहा है। बात ज़रा सरकारी मुलाजमीन की इशफाक कर लेते हैं। चलिए जनाब, सरकारी मुलाजमीन की बात से पहले जरा वो बात बताते हैं कि मरकज का एक और कानून, एक और एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज हो रहा है, और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी इस जिमन में मज़कूरा वजारत को जो है वो लिख दिया है, और ये मरकजी कानून का इतलाक जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा, और मरकजी हुकूमत ने एक्सटेंड करना चाहा है कोल एक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर। और यूनियन टेरिटरी, जब आप कोल एक्ट की बात करेंगे तो आपको लगेगा जब जम्मू कश्मीर में कोल एक्ट का लगने का क्या फायदा है, तो मरकज का जो सर्वे है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 9.5 मिलियन टन कोल है जो रिजर्व है, 9.5 मिलियन कोल्स रिजर्व है, कोयला है, जो कोयले की कानें हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, डेट इज 9.5 मिलियन टन्स। और ड्राफ्ट बिल जो अमेंडमेंट है प्रपोज किया गया है, जिसमें एक लफ्ज हटाना है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी पहले जब कानून बनते थे जम्मू के मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बगैर ये कानून मुल्क के तमाम रियासतों पर नाफिज होगा। अब ये वाला लफ्ज जो है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला लफ्ज, इसको हटाना है और ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर लाना है। इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी माइनिंग डिपार्टमेंट को लिख दिया है कि वो कोल मिनिस्ट्री के साथ राब्ते में रहे, और अगर कोई एतराज़ है, कोई मामला है, तो इस ज़िमन में उनके खत किताबत का जवाब दे। जो सर्वे किया गया है कोल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से, उनकी से ये साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनिंग वाला मामला जो है, कोल वाला मामला जो है, ये इंतहाई अहम है, क्योंकि 9.5 मिलियन टन यहाँ पर है, और इनमें सबसे बड़े जो कोयले की खाने हैं वो कालाकोट इलाके के हैं, और फिर इसी तरीके से सावलाकोट
और दीगर मकामात पर भी है। और इस तरीके से अभी तक बहुत कम ही चीज़ें जो है वो निकाली गई है और एक अच्छा खासा जो कुदरती खजाना है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और अब ये नेशनल कोल एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हो सकता है और इस ज़िम्न में तमाम तैयारियां जो है वो कराई जा रही है।